हेलो दोस्तों। इससे पहले भी हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 38, जिसका नाम है मानव जनसंख्या। ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या या पॉपुलेशन। जनसंख्या क्या है? हम देखें कि सबसे पहले पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ लोगों से है। पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के पॉपुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ लोगों से है। फिर देखते हैं जनसंख्या की परिभाषा। तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में किसी एक विशिष्ट जीव जाति के सदस्यों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के निश्चित समय पर पाए जाने वाली जाति के सदस्यों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या दो प्रकार की होती है। जनसंख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्रजातीय जनसंख्या। एक प्रजातीय जनसंख्या। दूसरी होती है बहु प्रजातीय जनसंख्या। आओ दोस्तों, हम इनमें अब एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम एक प्रजातीय जनसंख्या। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान पाए जाने वाली एक ही जाति के जीवों की संख्या को एक प्रजातीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे मानव जाति जनसंख्या, पशु जनसंख्या आदि। इसके बाद बहुप्रजातीय जनसंख्या। बहुप्रजातीय जनसंख्या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान पाए जाने वाली एक से अधिक प्रजातियों के जीवों की संख्या को बहुप्रजातीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि किसी जंगल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की जनसंख्या। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक लगभग आप सभी जानते होंगे कि कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला आता है जन्म दर। अगला आता है
मृत्यु दर। अगला आता है आयु, जैविक क्षमता, समष्टि प्रसार, समष्टि प्रसार, समष्टि। समष्टि का आशय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति की जीवों की संख्या से है। अगला है वितरण, जैविक कारक, जलवायु, रोग दर। ये सभी कारक किसी न किसी रूप से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अली नामक वैज्ञानिक ने 1949 में जनसंख्या का मूल कारण लक्षण, आकार या घनत्व को बताया। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इकाई भाग तथा इकाई समय में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि 100 पेड़ प्रति एकड़ में पाए जाते हैं, 200 मछलियां प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। देखें कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है। D बराबर NA/T। यहाँ D बराबर घनत्व, N बराबर प्राणियों की संख्या, A बराबर क्षेत्रफल या क्षेत्र, T बराबर समय है। इस सूत्र से हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व की गणना कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अपरिष्कृत घनत्व, दूसरा होता है पारिस्थितिक घनत्व। पारिस्थितिक घनत्व। आओ दोस्तों, हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपरिष्कृत घनत्व के बारे में। एक उदाहरण से समझते हैं कि 1000 खरगोश 1 वर्ग मील में रहते हैं, तो खरगोश का जनसंख्या घनत्व या
समष्टि घनत्व 1000 प्रति वर्ग मील होगा। अपन ने क्या किया कि मान ले रहा है 1000 खरगोश 1 वर्ग मील में रह रहे हैं, तो खरगोशों का समष्टि घनत्व 1000 प्रति वर्ग मील होगा। अर्थात अपरिष्कृत घनत्व की परिभाषा हम निम्न प्रकार दे सकते हैं कि जब जनसंख्या घनत्व में किसी भी समष्टि का वर्णन करते समय इसके घनत्व को संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे अपरिष्कृत घनत्व कहते हैं। इसका जो इकाई या यूनिट होता है वो है प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति वर्ग मीटर आदि। इसके बाद में नंबर 2 पारिस्थितिकी घनत्व। इसका सीधा संबंध जनसंख्या के आवास के वास्तविक क्षेत्र से होता है। अर्थात उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई भी जीव अपने रहने के निश्चित स्थान घेरता है, कोई भी जीव मान ले रहा है अपने रहने के लिए निश्चित स्थान घेरता है, यदि 1 वर्ग मील के क्षेत्र में 500 खरगोश रह रहे हैं, क्या यदि 1 वर्ग मील के क्षेत्र में 500 खरगोश रह रहे हैं, लेकिन उनका आवास स्थान आधा वर्ग मील है, उनका आवास स्थान कितना है, आधा वर्ग मील है, तो पारिस्थितिकी घनत्व 1000 प्रति वर्ग मील होगा। ये इसलिए आया क्योंकि इनका आवास 1 वर्ग मील का कितना है, आधा है। आधे वर्ग मील में कितना है, 500, और 5 और अगले आधे वर्ग में जोड़ेंगे तो पूरा 1 वर्ग मील हो जाएगा। 1 वर्ग मील में 500 प्लस 500 मिलाकर 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार पारिस्थितिकी घनत्व ज्ञात करते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व के मापन की विधियां। तो समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व का मापन निम्न विधियों से किया जाता है। इनमें सबसे पहली जो विधि आती है वो है सीधी जनगणना विधि। सीधी जनगणना विधि, इस विधि में बड़े आकार के जीवों की जनगणना करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। और जो बड़े आकार के जीव है जो समूह में रहते हैं, उनकी जनगणना हम इस विधि के द्वारा करते हैं। जैसे कि मनुष्य की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। इसके अलावा पशुओं की जनगणना भी सीधी जनगणना विधि से की जाती है। इसके बाद में नंबर 2 आती है नमूना विधि। नमूना विधि, इस विधि का उपयोग छोटे आकार के जीव जैसे कि पैरामीशियम आदि की गणना करने में उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक में जीवों का समष्टि घनत्व अधिकतम
इसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस विधि में कई नमूने अलग अलग क्षेत्र से लिए जाते हैं। इन नमूनों में समस्त जीवों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। इसके पश्चात उनका औसत निकाला जाता है और उस औसत के अनुसार उसका समष्टि घनत्व निर्धारित किया जाता है। पैरामीशियम का समष्टि घनत्व इसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में जो अगली विधि है और सबसे महत्वपूर्ण व अच्छी विधि है, नंबर 3 अंकन एवं पुनः ग्रहण विधि। अंकन व पुनः ग्रहण विधि। इस विधि के द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समष्टि के जनघनत्व की गणना की जा सकती है। ज्यादातर इस विधि द्वारा बड़े आकार के जंतु जैसे गिलहरी, खरगोश, पक्षी, शेर, भालू आदि की गणना की जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम एक नमूना निश्चित संख्या में पकड़ा जाता है तथा उनको विशेष अंकन देकर छोड़ देते हैं तथा कुछ समय बाद एक नमूना फिर पकड़ते हैं और उनको अंकन करके छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा जीवों की गणना की जाती है, जिसमें निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। संपूर्ण जनसंख्या योग। संपूर्ण जनसंख्या योग बराबर संपूर्ण जीव संख्या योग में अंकित जंतु गुणा पुनः पकड़े गए जंतुओं की संख्या बटे पकड़े गए नमूने में अंकित जंतु संख्या। सूत्र क्या है? संपूर्ण जनसंख्या योग बराबर संपूर्ण जीव संख्या योग में अंकित जंतु इंटू पुनः पकड़े गए जंतुओं की संख्या बटे पकड़े गए नमूने में अंकित जंतु संख्या। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कि प्रथम नमूने में 100 प्राणी पकड़े और उनका अंकन करके छोड़ दिया। द्वितीय नमूने में या पुनः पकड़े गए प्राणी 100। इन 100 में 10 जीव ऐसे हैं जिनका हमने पहले अंकन कर दिया है। कितने जीव है? 10 जिनका हमने पहले अंकन कर दिया है। तो हम संपूर्ण जनसंख्या योग निकाल सकते हैं। संपूर्ण जनसंख्या
योग बराबर संपूर्ण जीव संख्या। योग में अंकित जीव कितने थे? 100। पुनः पकड़े गए जीव कितने थे? 100। और पुनः पकड़े गए जंतुओं में अंकित जंतुओं की संख्या थी 10। इस 10 से हम इसको काटेंगे तो 10 बचेंगे और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। तो संपूर्ण जनसंख्या योग कितना आया? 1000। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लिया जाए प्रथम नमूने में 200 प्राणी पकड़े और उनको अंकन करके छोड़ दिए। फिर हमें पुनः पकड़े गए प्राणी मान ली जाए 100 है और उनमें से 10 का अंकन, मतलब 10 हमन को अंकन किए हुए मिले, तो हम संपूर्ण जनसंख्या योग निकाल सकते हैं। और जनसंख्या योग बराबर अंकित जीवों, संपूर्ण जीव संख्या योग में अंकित जंतु 200, पुनः पकड़े गए 100 और इनमें से अंकित जंतु संख्या 10। तो 10 से इसको काटेंगे तो 10 शेष बचेंगे और 10 को 200 से गुणा करेंगे तो 2000। तो संपूर्ण जनसंख्या योग कितना आ गया? 2000। इसके बाद में अगली विधि नंबर 4, अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि का ज्यादातर उपयोग प्रयोगशालाओं में समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में समष्टि घनत्व अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसकी प्रमुख विधियां निम्न प्रकार है। नंबर 1, ऑक्सीजन का उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के आधार पर समष्टि घनत्व ज्ञात करना। नंबर 2, उपयोग में लिए गए भोजन की मात्रा के आधार पर समष्टि घनत्व ज्ञात करना। मृत प्राणियों के अवशेष भाग के आधार पर समष्टि घनत्व ज्ञात करना। ये सभी अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद में नंबर 5 है खेत नमूना विधि। खेत नमूना विधि ये भी पारिस्थितिक में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। इस विधि में जिस क्षेत्र या जिस भौगोलिक क्षेत्र की समष्टि का घनत्व ज्ञात करना होता है, उस क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर कुछ एक से अधिक खेतों के नमूने संग्रहित किए जाते हैं। नमूने निकालकर जीवों की औसत संख्या ज्ञात कर ली जाती है और उसका समष्टि घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और इसको 100 बराबर भागों में बांटने के पश्चात 5 खेतों का औसतन 125 आता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समष्टि घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने 1 वर्ग किलोमीटर को 100 बराबर भागों में बांटा, इनमें से 5 का समष्टि घनत्व मान लिया जाए 125 आया। तो एक भाग का समष्टि घनत्व कितना आएगा? 125 में हम 5 का भाग दे देंगे तो आएगा एक भाग का समष्टि घनत्व 5। और इस हमने उस भाग को 100 बराबर क्षेत्रों भागों में बांटा, तो इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे ये 25 आएगा। और
125 में 5 का भाग देते हैं तो 25 आएगा। इस प्रकार एक भाग का समष्टि घनत्व 25 आता है। और हमने 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 100 बराबर भागों में बांटा तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल 25 गुणा संपूर्ण भाग का समष्टि घनत्व 25 गुणा 100 बराबर 2500 आएगा। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या, मानव जनसंख्या के बारे में। ह्यूमन पॉपुलेशन। मनुष्य ने अपनी संरचनात्मक एवं मानसिक क्षमताओं के कारण अन्य समस्त जीवों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है और इसने अपने पर्यावरण एवं परिस्थिति को रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कारण मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जो सन 2000 में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव जनसंख्या में तीव्र रूप से वृद्धि हो रही है। मानव जाति की जनसंख्या में हो रही वृद्धि तथा भविष्य में होने वाले विकास की संभावनाओं का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी शब्द के अंदर 2 लैटिन शब्द छुपे हुए हैं। प्रथम है डेमोस, जिसका अर्थ है लोगों के लिए, तथा ग्राफोस, जिसका अर्थ है मापन। हम जनसंख्या वृद्धि को विभिन्न वक्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। जब मानव की जनसंख्या को समय के साथ ग्राफ द्वारा दर्शाया जाए तो इसे जनसंख्या वृद्धि वक्र कहते हैं। मानव जनसंख्या या जीवों की संख्या में वृद्धि लगातार होती रही है। यदि इस वृद्धि को एक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे जनसंख्या वृद्धि वक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी में 2 प्रकार के भौतिक प्रतिरूप सामने आते हैं, जो निम्न प्रकार है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि वक्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एस आकार वृद्धि वक्र या सिग्मोइड वृद्धि वक्र। इसमें 2 अक्ष बनाते हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई। एक्स अक्ष पर समय को लेंगे और वाई अक्ष पर जनसंख्या वृद्धि। जब किसी भी समष्टि का प्रतिस्थापन होता है या स्थापन होता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है और कुछ समय के बाद उसकी वृद्धि में तीव्रता आ जाती है और अंतिम चरण में जाके वहां की जन्म दर एवं मृत्यु दर धीरे धीरे समान हो जाती है और उसकी जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, जिससे
एस आकार का वृद्धि वक्र बनता है, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 पश्च परावस्था, चरघातांकी अवस्था और स्थिर अवस्था। और इस प्रकार जो वक्र निर्मित होता है, जिसे सिग्मोइड वृद्धि वक्र या एस आकार का वृद्धि वक्र कहते हैं। इसके बाद में नंबर 2 जे आकार वृद्धि वक्र, जे आकार वृद्धि वक्र। इस वक्र का जो आकार है वो जे के समान होता है और इसमें जीवों की जो प्रारंभिक जनसंख्या है उसमें वृद्धि धीरे धीरे होती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी उनकी संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है और अंतिम चरण में जाके जन्म दर व मृत्यु दर समान होने के कारण जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है या शून्य हो जाती है या उस समष्टि का विनाश हो जाता है, तो जे आकार के वृद्धि वक्र बनते हैं। जे आकार के वृद्धि वक्र बनते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इनसे जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार प्रभावित होती है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें सबसे पहला जो कारक आता है वो है जन्म दर। इसे कहते हैं उर्वरता। जन्म दर क्या होती है? किसी भी समष्टि में उपस्थित सक्रिय जननक्षम जीवों द्वारा शिशु उत्पादन की क्षमता जन्म दर कहलाती है। अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष उत्पन्न किए गए शिशुओं की संख्या को उस समष्टि का जन्म दर कहते हैं, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। n बराबर v बटे टी। यहाँ v बराबर 1000 व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए शिशुओं की संख्या, t बराबर समय है। इसी में आता है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर प्रति वर्ष निकाली जाती है और इसमें जीवित शिशुओं की संख्या की आधार पर अशोधित जन्म दर की गणना करते हैं। अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष उत्पन्न जीवित शिशुओं की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अशोधित जन्म दर बराबर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या बटे मध्य वर्ष
में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। नंबर 2, मृत्यु दर। किसी समष्टि की मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात m बराबर d/t। यहाँ b बराबर प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, t बराबर समय। आगे देखते हैं अशोधित मृत्यु दर। इसकी भी गणना प्रति वर्ष की जाती है और प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मरने वाले लोगों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। अशोधित मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या बटे मध्य वर्ष में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। इस प्रकार हम जन्म दर व मृत्यु दर ज्ञात कर सकते हैं और इन्हीं सूत्रों के द्वारा अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में इन्हीं में देखें कि वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक वृद्धि दर बराबर होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, अर्थात जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर। इसके बाद में आता है समष्टि स्थिरता। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र की मृत्यु दर व जन्म दर समान है तो वहां की समष्टि की वृद्धि दर 0 रहेगी और वहां की समष्टि स्थिर रहेगी। इसी के बाद जनसंख्या को प्रभावित करने वाला अगला कारक है नंबर 3, प्रवास अभिगमन। इसे कहते हैं आगे देखिए प्रवास का या अभिगमन का क्या तात्पर्य है। किसी प्रजाति के सदस्य के किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या किसी दूसरे स्थान से आने को प्रवास या अभिगमन कहते हैं। यदि एक स्थान से कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो दूसरे स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई व्यक्ति बाहर से हमारे देश में आता है तो हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। और हमारे देश में आकर रहने वाले जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें अप्रवासी भारतीय कहते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद में जनसंख्या को प्रभावित करने वाला अगला कारक है आयु वितरण। अब आगे पढ़ेंगे आयु वितरण। हाँ, तो और जो शेष पार्ट है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।